हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग रसशास्त्र में भेषज कल्पना का पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो अपन देखने वाले हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका भेषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत। क्या बोलता है भेषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत? तो भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत को औषध निर्माण विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत भी कहा जा सकते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकते हैं? औषध निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बताइए करके, ठीक है, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछना चाहे तो। इसमें भूला गए हैं वैद्य विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को कूट पीस करके सेवन योग्य बनाते हैं तथा इनका विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी बनाई जाती हैं जो चिर स्थायी स्वादु तथा सेवन योग्य होते हैं। मतलब लंबे समय तक इसका जो है एफिकेसी रहेगा, टेस्टी रहेगा और सेवन योग्य होगा। तो ये सारी चीज़ें करता है जो वैद्य है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि वासापत्र है। तो वासापत्र के स्वरस का सेवन रोगी को स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वासापत्र होता है ना, आप देखना उसका स्वेच्छा से वो जो रोगी है वो सेवन नहीं कर सकता है, मन से नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है वो कटु तिक्त कषाय आदि जैसा होता है, अरुचिकर रस होते हैं, ठीक है, इनसे युक्त होते हैं। किंतु वासा के द्वारा निर्मित कल्पना वासावलेह का रोगी रुचि के साथ में सेवन कर सकते हैं। यह कल्पना जो है रोगी के लिए हितकर होते हैं, ठीक है, कि अभी तो चिर स्थायी तथा रुचिकारक भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वासावलेह का जो सेवन है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, रुचिकर होगा, मीठा होगा, ठीक है, चिर स्थायी होगा और आसानी से सेवन कर सकते हैं। अतः औषधियों की विभिन्न कल्पनाएं बनाई गई जो रुचिकारक, स्थायी हो और हितकर हो, ठीक है। इस वजह से औषधियों की विभिन्न कल्पना बनाई गई है जो रुचिकारक होते हैं, चिर स्थायी होते हैं और हितकर होते हैं। इन्हीं कल्पनाओं के निर्माण हेतु कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है, उसी को ही अपन आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो मुख्यतः जो सिद्धांत है उसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहला आता है परिभाषा, दूसरा आता है मान, तीसरा आता है रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, चौथा आता है आपका पंचविध कषाय कल्पना और पांचवा आता है आपका अनुक्त और विषयोक्त, ठीक है। तो इनको ही आपको डिफाइन करना है जब आधारभूत सिद्धांत आता है। तो परिभाषा, मान, रस गुण वीर्य विपाक, प्रभाव, पंचविध कषाय कल्पना, अनुक्त और विषयोक्त। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिभाषा के विषय में। क्या होता है परिभाषा? तो परिभाषा के यहाँ पे आपका डेफिनेशन दिया गया है, निगुणम अनुलेशयुक्ता संदिग्धार्थ प्रदीपिका सुनिश्चार्थ विबुद्धे परिभाषा निज्ञेयेत। अर्थात सर्वप्रथम परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपको डेफिनेशन परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ में अनेक विषयों का वर्णन मिलते हैं, ठीक है, एक ही विषय के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो संदेह उत्पन्न कर सकते हैं एक ही विषय के अनेक अर्थ, इस वजह से परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। एक विषय के समुचित ज्ञान हेतु परिभाषा का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा आयुर्वेद में किसी बड़े वाक्य या समूह को संक्षेप में कहने के लिए परिभाषा, मतलब परिभाषा किसको कहते हैं? तो आयुर्वेद में कोई बड़ा वाक्य है उसको शॉर्ट में बोलना, वो क्या है? परिभाषा। जैसे कि आप त्रिफला बोलते हो, तो त्रिफला बोलते ही आपको हरित की, विभूति की, आम्ल की, इन तीनों का ज्ञान हो जाता है एक ही शब्द में, त्रिफला से, ठीक है। तो ये त्रिफला क्या है? परिभाषा है। यह परिभाषा शब्द अग्निवेश के काल से निर्धारित किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है मान। तो मान के विषय में क्या बोला गया है? इसका पासवर्ड जो रहेगा ना वो भी मान ही रहेगा, जैसा मान लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन होगा। तो मान के विषय में बोला गया है, न मानेन विना युक्ति द्रव्याण जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्यार्थ मान मात्रोच मया। अर्थात किसी भी कल्पना के निर्माण हेतु औषध को निश्चित मान में लेना आवश्यक होता है। तो किसी भी कल्पना के निर्माण हेतु औषधि को निश्चित मान में लेना आवश्यक होता है। अनुचित मात्रा में औषध का सेवन से क्या होता है? प्रभाव जो होता है, मतलब अनुचित मात्रा में अगर आप औषध का सेवन करोगे तो प्रभाव जो है वो हानिकारक होगा अथवा अल्प कार्यकारी सिद्ध हो जाता है। तो ये मान के विषय में बताया गया।
मान के बिना द्रव्यों की उचित युक्ति संभव नहीं है। तो मान के बिना द्रव्यों की उचित युक्ति संभव नहीं है। द्रव्यों के उचित युक्ति के बिना समुचित चिकित्सा संभव नहीं है। तो द्रव्यों की उचित युक्ति के बिना समुचित चिकित्सा संभव नहीं है। अतः मान जो है उसका महत्व यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस में यदि वत्सनाभ की मात्रा अधिक मिला दिया जाए तो निश्चित ही रोगी पर हानिकारक प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बताया गया है। इसी प्रकार यदि यवागु में जल की मात्रा 6 की जगह 32 गुना रख दिया जाए तो उसका भी प्रभाव हानिकारक होगा। ठीक है, यह प्रभावकारी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखने का मिलता है। तो ये जो है आपका मान यानी कि मात्रा अमाउंट को बोला गया। फिर नेक्स्ट है आपका पंचविध कसाय कल्पना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कसाय के विषय में बताए गए हैं। क्या बोला गया है? कंठस्य कषणात् प्रत्यय रोगाणां वपि कर्षणात् कषाय शब्दम प्रधान्ये सर्व योगेषु कल्पयेत्। यानी कि क्या है, मधुकोश के अनुसार कसाय शब्द अनेक अर्थों में वर्णन किया गया है। कसाय निर्यास को भी कहते हैं, रस को भी कसाय कहते हैं। ठीक है, रक्त वर्ण को भी क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। तथा क्रोध को भी कसाय कहा जाता है। लेप एवं सुगंध को भी क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। लोभ हेतु कसाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कश्यप संहिताकार ने कसाय का तात्पर्य उस द्रव्य या औषध को बताया है जो कंठ में कर्षण को उत्पन्न करें, जो सभी रोगों का कर्षण करें, अर्थात सभी योगों को, सभी कल्पनाओं को क्या कहते हैं? कसाय कहा है। तथा संहिताओं के अनुसार संपूर्ण भेषज कल्पना का मुख्य आधार पंचविध कसाय कल्पना है, क्योंकि शब्द का अर्थ औषध को सेवन योग्य बनाना है। ठीक है, पंचविध कसाय कल्पना में क्या क्या चीजें आती है तो उसके विषय में बताया गया। पंचविध कसाय कल्पना में थी तद्यथा स्वरस कल्क श्रित हीम फांडश्येति। ये 5 चीजें आती हैं आपके। ठीक है, कौन सा? तो स्वरस आता है, कल्क आता है, श्रित आता है, हीम आता है और फांड आता है। ये 5 चीजें कसाय कल्पना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की आपकी कसाई की योनि होती है। मधुर अम्ल, लवण नहीं होता है, मधुर अम्ल से लेकर के कटु तिक्त कषाय, इस प्रकार से आपके 5 जो है योनियां बताई गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं द्रव्य स्थिति यानी कि रसगुण वीर्य विपाक। तो द्रव्य की स्थिति के विषय में बताया गया, स्थिरता के विषय में कि रसगुण वीर्य विपाक मुख्य रूप से द्रव्य के गुण के आधारभूत सिद्धांत है, किंतु भेषज कल्पना का मुख्य आधार भी वनस्पतिक द्रव्य ही है। रस गुण वीर्य विपाक मुख्य रूप से द्रव्यों के आधारभूत सिद्धांत है, किंतु भेषज कल्पना का मुख्य आधार भी वनस्पतिक द्रव्य ही है। विभिन्न प्रकार की व्याधियों के लिए कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और इन कल्पनाओं में रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव का भी ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर चिकित्सा जो होता है वो दोषों का समन तथा वृद्धि आदि होते हैं। इसके अलावा द्रव्य स्थित रस गुण आदि पंच महाभूतों के संयोग के आधार पर निर्मित होते हैं। जैसा बोला जाता है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम इसमें अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से रस में कौन से महाभूत की अधिकता होती है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे रस मधुर जो रस है उसमें जल व पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। अम्ल में अग्नि व पृथ्वी की होती है। लवण में जल व अग्नि की होती है। कटु रस में वायु व अग्नि की होती है। तिक्त रस में वायु व आकाश की होती है। कसाय रस में वायु व पृथ्वी की होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बात करते हैं अनुक्त के विषय में, अनुक्त और विषयोक्त का ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है परिभाषिक द्रव्यों के अंतर्गत इस प्रकरण का विचार अधिक किया गया है। इनका तात्पर्य फार्मूला से भी किया जा सकता है, जैसे कि त्रिस्कंद, त्रिफला। ठीक है, जैसे अब इसमें आपका बताया गया है आचार्य सारंगधर ने अनुक्त द्रव्यों के विषय में नियम बताए हैं। जैसे कि अगर जहाँ पे आपका काल का निर्देश ना हो, ठीक है, आपके श्लोक में कौन से काल में, मॉर्निंग में करना है इवनिंग में नहीं करना है, सिर्फ काल लिखा है, तो उस कंडीशन में अपने को प्रायः उसको प्रातः काल ही मानना है। अगर कोई भी आपको मेडिसिन है, ठीक है, बना रहे हो, तो उसमें कौन से पार्ट का यूज़ करना है, अंग का विशेष वर्णन नहीं है तो मूल का यूज़ करना है उस कंडीशन में। मात्रा का उल्लेख नहीं है कितने अमाउंट में लेना है तो समभाग में लेना है। ठीक है, पात्र का उल्लेख नहीं है कि कौन से बर्तन में रख के बनाना है तो मिट्टी का पात्र लेना है। द्रव्य का उल्लेख नहीं है कि कौन से द्रव्य डालना है उसमें, ठीक है, भावना के रूप में तो जल ही डालेंगे। अनुक्त तैल का जो है स्थान बताया गया है कि अगर तैल बस लिखा है, पर्टिकुलरली तैल का इंडिकेशन नहीं किया गया है कि एरंड है, वो चीज़ नहीं बताया है, तो उस कंडीशन में
तिल तेल का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका अनुक्त के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर आपको क्या है 2 बार औषधि पढ़ी गई है तो दुगनी मात्रा में अपन डालेंगे। ठीक है, मात्रा का उल्लेख नहीं है और 2 बार औषधि पढ़ी गई है तो दुगनी मात्रा में। इसी प्रकार क्वाथ लेप चंदन का उल्लेख है तो रक्त चंदन का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, चंदन का भी स्पेसिफिक प्रकार नहीं बताया है तो रक्त चंदन यूज करेंगे। लवण का उल्लेख नहीं है, ठीक है, कि कौन सा लवण है, बस लवण लिख दिया है तो सेंधा लवण डालेंगे। पंच लवण में से सिर्फ एक लवण सेंधा लवण। बताया गया है कि दूध का प्रयोग करना है पर कौन सा दूध है वो मेंशन नहीं है तो गोदूध का प्रयोग करेंगे। घृत का सामान्यतः उल्लेख है, ठीक है, कौन सा घृत है वो बताया नहीं गया है तो गोघृत का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मूत्र का उल्लेख है मेडिसिन बनाने में पर वो चीज़ मेंशन नहीं है तो गोमूत्र का यूज करेंगे। चूर्ण अम्ल और आसव तथा स्नेह पाक का उल्लेख है तो उस कंडीशन में श्वेत चंदन का यूज करेंगे। ठीक है, और आपका औषधि कार्य हेतु अपन श्वेत का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अनुक्त में पंचकोल के द्रव्यों की मात्रा एक एक कोल ग्रहण करने के कारण उन्हें पंचकोल में रखा गया है। इसलिए भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत या मूल सिद्धांत में अनुक्त प्रकरण का विशेष स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पंचविध कषाय कल्पना फिनिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।